हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं जिसमें एक लड़की अपनी मॉम को सेड्यूस करने के लिए एक बॉय हायर करती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का हाथ में लैंप लेकर खड़ा होता है और उसके आदमी एक बंदे को पकड़ कर लाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है, हमें एक जगह दिखाई जाती है जो बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोर थी और हमारा मेन लीड गोंगजिया वहाँ आता है। तभी बैकग्राउंड में हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मेरा नाम चैनची है, मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही हूँ जैसे एक पंछी किसी पिंजरे में जीता है जिसके पास सब कुछ होता है सिवाय आजादी के। ऐसे ही मुझे भी सारी जिंदगी एक आदमी के साथ ही बांध दिया गया है। जिसके बाद हमें एक टीनेज गर्ल दिखाई जाती है जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी और वो गोंग को ऐसे उदास बैठे हुए देखकर कहती है कि क्या हुआ है, किसमें इतनी हिम्मत आ गई है जो तुमसे लड़ पड़ा। लेकिन गोंग तो उसका कोई जवाब नहीं देता, तो अपना बैग फेंक कर उसके सामने बैठ जाती है और उसका मूड चेंज करने के लिए उसको अपने मसल सिखाने के लिए कहती है और शर्ट के बटन खोलने लगती है। उसको लगता है कि चैनची मना करेगी, लेकिन वो तो उसकी शर्ट उतारने का वेट कर रही थी। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में देखना है। तो वो कहती है कि तुम्हें रुकने के लिए किसने बोला है और सोचने लगती है कि इसको ट्रेनिंग की जरूरत है और उसको धक्का देकर उसके ऊपर आ जाती है और उसके क्लोज आकर उसका नाम पुकारती है और कहती है कि क्या तुम अब तक वर्जिन हो। लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। ये सुनकर चैनची का तो मूड ही खराब हो जाता है कि क्या तुम कोई और बात नहीं कर सकते, मेरा मूड खराब कर दिया, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। तो वो अपनी शर्ट के बटन बंद करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसको रोकती है और कहती है कि इतने भी क्या जल्दी है, तुम इतना हैंडसम हो और ज्यादा बोलते भी नहीं हो, बिल्कुल वैसे ही जैसी मेरी मॉम को पसंद है और यही वजह है कि तुम मुझे भी बहुत अच्छे लगते हो। जो सुनकर गोंग उसकी टांग पीछे करता है और उसके हाथ से वो पेपर लेता है और कहता है कि अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो शी कहती है कि हाँ, तुम्हें मेरी मॉम को सेड्यूस करना है। वो कहता है कि लेकिन जिस पर वो उसको बोलने नहीं देती और कहती है कि तुम्हें बस मेरी मॉम को दोबारा शादी करने से रोकना है, मैं नहीं चाहती कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए। बट वो उसको बोलने ही नहीं देती और कहती है कि हाँ, मुझे पता है मेरी मॉम अब भी बहुत सुंदर है और मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि तुम बिल्कुल उनके टाइप के हो, तो डोंट वरी। जिस पर वो चुप हो जाता है क्योंकि वो उसकी बात सुने भी नहीं, उसके सारे सवालों के जवाब दे चुकी थी। जिसके बाद वो उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है कि ठीक है ना, और उसका हाथ पकड़कर उस पर नंबर लिखने लगती है कि इसके बदले में तुम्हें इतने सारे पैसे मिल सकते हैं। जिस पर वो बेचारा खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद वो उसके क्लोज आने लगता है। शी को लगता है कि शायद वो उसे किस करने जा रहा है, लेकिन वो तो उसके बैग से पेन निकाल कर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद वो खुश होकर पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है, जबकि गोंग उससे हाथ मिला रहा था, लेकिन शी उसके हाथ को देखती ही नहीं, तो वो खुद ही स्माइल करने लग जाता है। शी झूले पर बैठकर वाटरमेलन खाने लगती है और वो बहुत सुंदर लग रही होती है। गोंग की तो उस पर से नजरें नहीं हट रही होती है। तभी वो गोंग को वाटरमेलन खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, तो वो खुद ही खा लेती है और ऐसा करते हुए उसके लिप से ड्रॉप्स गिर रही होती है, जिसको वो बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा होता है और वो ड्रॉप नीचे गिरने से पहले ही हाथ में ले लेता है और कहता है कि तुम्हें तो खाने की भी तमीज नहीं है। जिस पर पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में उसको बहुत गुस्सा आता है। बैकग्राउंड में फिर से शी की आवाज आती है जो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोंग इतने जल्दी मेरी मॉम को सेड्यूस कर लेगा और फिर चीजें इतनी जल्दी बदल जाएंगी, यहाँ तक कि मेरी मॉम की पसंद और मेरी भी। जिसके बाद हमें शी की मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसमें गोंग खड़ा होता है और कुछ गर्ल्स बातें कर रही होती हैं कि कैसी लड़की है जिसने अपनी सगी मॉम का फ्यूनरल अटेंड नहीं किया। हमें शी से ऐसी उम्मीद नहीं थी और ये सब बातें वो भी सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर शी आ जाती है जो काफी अच्छे से रेडी हुई थी और वो रेड रोज भी उसके हाथ में थे, जो देखकर उसकी आंटी कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किस लिए में अपने मॉम को अलविदा कहने आई हो, क्या तुम्हारे घर कोई नहीं है तुम्हें सिखाने वाला, चलो मेरे साथ चलो और कपड़े चेंज करो। तो वो उनको पीछे धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती हैं, लेकिन तभी गोंग उनको पीछे से सहारा देता है, जिसको देखकर वो गुस्सा करती है और गोंग की तरफ मुड़ती है और उसके मुंह पर गुस्से से बुके मारती है जिससे खून निकलने लग जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, तो देखकर शी की आंटी उस पर गुस्सा करती है और गोंग को कहती है कि ये बच्ची है, प्लीज इसको माफ कर दो, तुमने इसके लिए इतना कुछ किया, इसको दिख नहीं रहा। गोंग कहता है कि ये सब तो मेरा फर्ज था। जिसके बाद वो शी को कहती है कि गोंग से माफी मांगो, लेकिन शी कहती है कि कभी नहीं और गोंग की तरफ देखकर कहती है कि पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गोंग उसकी मॉम की पिक्चर को देखने लगता है। वो अपनी कार में बैठकर उसकी मॉम की बातें याद करने लगता है, जहाँ वो कह रही थी कि ये सॉन्ग मेरी बेटी का फेवरेट है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसका ख्याल रखोगे, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। वो कहता है कि आई प्रॉमिस। वो कहती है
लेकिन उसके साथ कभी भी रोमांटिक रिलेशनशिप मत रखना। जो सुनकर वो थोड़ी देर चुप हो जाता है, लेकिन उससे प्रॉमिस कर लेता है। अब वो ये सब कुछ कार में बैठकर सोच रहा होता है। इधर हम जियाओ को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटकर रो रही थी। तभी वो पानी का गिलास उठाती है जो खाली होता है, तो वो पानी लेने बाहर जाती है जहाँ गोंग बैठा होता है, और वो उसके हाथ में गिलास देखकर गिलास लेता है और पानी देने लगता है। लेकिन तभी वो रोते हुए उसको कहती है कि तुम अब ये सब क्यों कर रहे हो, क्या ये भी तुम्हारी जॉब का पार्ट है? तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखना है और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना है जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती और शादी नहीं कर लेती। तो वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम उस पर्सन को ढूंढ लो जो तुम्हारा ख्याल रखे, मैं चला जाऊंगा। तो वो कहती है कि ये पैसा बोल रहा है। तो गोंग कहता है कि तुम जितना बुरा मुझे समझती हो मैं वैसा नहीं हूँ। शी कहती है कि क्या तुम अच्छे इंसान हो? मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी मॉम की डेथ में तुम्हारा कोई हाथ है? जिस पर वो चुप हो जाता है, जो देखकर वो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो एक और थप्पड़ उसको मारने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो अपना हाथ छुड़वा कर दोबारा मारने लगती है, लेकिन इस बार वो उसको अपनी तरफ खींचकर उठाकर टेबल पर बैठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, तो तुम मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती। इसके बाद बैकग्राउंड में हमें शी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उस दिन के बाद से उसने मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और मॉम का पूरा बिजनेस भी उसने संभाल लिया। मुझे लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया और मेरी फी टाइम पर पे करता रहा। मंथली मेरी पॉकेट मनी भी देता रहा। लंदन के स्कूल में मेरे पेरेंट्स गैदरिंग भी अटेंड करता रहा, लेकिन हम दोनों की कभी एक दूसरे से बात या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और फिर जब मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 18 इयर्स की हुई तो मैं चाइना वापस आ गई। इधर गोंग घर आता है तो उसको एक सर्वेंट बताता है कि मिशी वापस आ चुकी है। तो वो चुप हो जाता है। तभी उसकी नजर सामने बालकनी पर जाती है, तो वो हाथ में वाइन का गिलास लेकर खड़ी थी। वो गोंग को देखने लग जाती है, तो वो गिलास में बची हुई ड्रिंक लेकर उसके मुंह पर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। अंदर आकर वो और ड्रिंक करने लग जाती है। तभी वहाँ पर गोंग आता है और उसके हाथ से बॉटल छीन लेता है। शी कहती है कि तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तो वो उसको जबरदस्ती उठा के खड़ा करता है और कहता है कि जाओ जाकर सो जाओ। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम होते कौन हो? तो वो उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि प्यार से बोल रहा हूँ, मान जाओ। तो उसके क्लोज होने लगती है और उसको किस करने लगती है, लेकिन गोंग अपना फेस उसे साइड कर लेता है। जिसके बाद वो उसको कहती है कि तुम मेरे हो क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद गोंग का सर्वेंट आकर उसको कहता है कि आप मिशी को सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते? वो आपको गलत समझ रही हैं और उनको बता देना चाहिए कि उनकी मॉम ने जो बिजनेस छोड़ा था वो बैंकरप्ट हो चुका था और उसको आपने ही बचाया है, अदरवाइज इनके पास कुछ भी ना होता। तभी वहाँ पर शी का फोन बजने लग जाता है, जिसको गोंग उठाता है। तो वहाँ पर कोई लड़का होता है जो कहता है कि तुम कौन हो? ये तो शी का फोन है। तो गोंग कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कौन हूँ? तो वो कहता है कि मुझे लगता है तुम जरूर शी के अंकल होंगे, प्लीज उसको मेरा मैसेज दे देना कि वो मेरा मैसेज चेक कर ले। तो वो उसके बाद का जवाब दिए बिना ही कॉल कट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एक सर्वेंट आकर गोंग को बताती है कि शी बाथटब में नहाते हुए ही सो गई है। तो उसके पास जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि उठ जाओ, सर्दी लग जाएगी, लेकिन वो नहीं उठती। तो वो उस पर टॉवल डालकर उसको बाहर निकालता है और उसको रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसको अपनी गोद में लेटाकर उसके हेयर ड्राई करने लगता है। तो वो एकदम से थोड़ी होश में आती है और बहुत हॉट लग रही होती है। वो गोंग को अपने करीब खींचती है, लेकिन गोंग दूर हो जाता है। वो फिर से उसे अपने क्लोज लाती है और उसके नेक पर किस करने लगती है। गोंग खुद पर कंट्रोल करने लगता है। तभी वो उसके लिप्स पर किस करने लगती है, तो वो उसको धक्का देकर नीचे ही फेंक देता है। जिसके बाद वो खुद को कंट्रोल करता है और देखता है कि वो बेहोश हो चुकी है। तो वो अपनी चैन अपने मुंह में लेकर उसको गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और बिना देखे उस पर ब्लैंकेट डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो खुद पानी में आकर बैठ जाता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगता है। तभी फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एक लेडी के साथ समुद्र के किनारे बैठा होता है। तभी वो प्रेजेंट में घबराकर अपनी आंखें खोल लेता है। जिसके बाद वो सामने घड़ी पर टाइम देखता है, जहाँ 12 बजे हुए थे। तब वो शी की तरफ देखता है जो बेड पर सो रही थी और उसको बर्थडे विश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शी उठती है तो अपने सर्वेंट से पूछती है कि रात में मैं बाथटब में सो गई थी, तो मुझे बेड पर कौन लाया? तो सर्वेंट उसको झूठ बोल देती है और कह देती है कि मैंने ही आपको टब से बाहर निकाला था। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है और दूध का गिलास देखकर सर्वेंट से कहती है कि यहाँ दूध क्यों है? तो वो कहती है कि सर का ऑर्डर है और वो जाने से पहले मुझे याद दिलाकर गए थे कि मैं आज से दूध गर्म करके आपको दे दूं। जिसके बाद वो मन में सोचती है कि अब मैं ये दूध बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी और ब्रेड खाने लगती है। तभी वो मैसेज चेक करती है जिसमें एक लड़के ने उसको वॉइस नोट भेजा था
कि तुम इस क्लब में आ जाओ, आज रात यहाँ बहुत हैंडसम लड़के आने वाले हैं। दूसरी तरफ गोंग का असिस्टेंट उसको बताता है कि जिस लड़के ने मैडम को कॉल की थी उसका नाम यान है और वो मैडम का बचपन का दोस्त है। इधर हम शी को यान के साथ एक क्लब में देखते हैं जहाँ यान उसको सबसे मिलवाता है और बताता है कि मेरी दोस्त लंदन से आई है। इसके बाद बहुत सारे लड़के उसके सामने खड़े होते हैं और यान उनमें से किसी एक को चूज करने के लिए बोल रहा होता है। वो सबको शर्टलेस होने के लिए कहती है तो फिर एक लड़के को चूज करती है और उसे हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट गोंग को बताता है कि इस टाइम शी एक क्लब में है जिसकी रेपुटेशन काफी खराब है। इधर शी उस लड़के को थप्पड़ मारती है जिस पर वो उससे सॉरी बोलता है। जिसके बाद वो अपने सैंडल से उसका फेस ऊपर करती है और अपने मुंह में एक बड़ा सा अंगूर डाल के उसको खाने को कहती है और ये सब देखकर यान तो उसको चीयर कर रहा होता है, लेकिन तभी असिस्टेंट अंदर आकर सबको मारकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो शी को वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो जाने से मना कर देती है। तो वो कहता है कि सर आ गए तो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन वो कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती। तभी वहाँ पर गोंग आ जाता है और उसको वहाँ से चलने के लिए कहता है, बट वो फिर भी नहीं मानती। तो वो उसको कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जिसका जवाब देने की बजाय वो कहती है कि मुझे लंदन वापस जाना है। वो माइक लेकर बैठ जाती है। वो कहता है कि मैंने कहा है चलो यहाँ से, लेकिन वो कहती है कि ये सॉन्ग मैंने ऑर्डर किया है तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर उसको उठाकर ले जाता है और कार में बैठा देता है। कार में शी का फेवरेट सॉन्ग ही लगा होता है, जिसे सुनकर गोंग को याद आता है कि जब उसकी मॉम ने कहा था कि ये मेरी बेटी का फेवरेट सॉन्ग है। शी आंखें बंद करके वो सॉन्ग सुन रही थी। तभी वो रियलाइज करती है कि गोंग भी वो सॉन्ग सुन रहा था और गाना गाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। तो अपना ध्यान उस पर से हटा लेती है। जिसके बाद वो गुस्से से कहती है कि कार रोको और कार रुकते ही उससे उतरकर दूसरी कार में बैठकर चली जाती है जिसमें हमारा सेकंड लीड था। और वो देखकर पहले तो वो हैरान होता है और फिर कहता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं जो भी हूँ कार चलाओ। वो कहता है कि लेकिन क्यों। तो वो कहती है कि तुम कार चलाओ। तो वो बोलकर कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे घर जाना है। वो कहता है कि क्यों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। तो वो उसके क्लोज आकर कहती है कि क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो। तो वो गुस्से से शी को देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि कार से उतर जाओ। वो कहती है कि मेरी बात तो सुनो। वो कहता है कि मुझे कोई बात नहीं सुननी, कार से उतर जाओ अभी। और वो कार से उतर जाती है। तभी बैकग्राउंड में हमें शी की आवाज आती है जो कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो आदमी जिसने उस दिन मुझे रिजेक्ट किया था फ्यूचर में मेरा हस्बैंड बनने वाला है। जिसके बाद गोंग दोबारा उसके सामने कार लाता है और वो उसमें बैठ जाती है। जिसके बाद उसको घर ड्रॉप कर देता है, उसे पूल साइड पर दिखाता है। वो नशे में उसके पास आती है और उसे बातें सुनाने लगती है। तो वो उसको खींचकर अपने क्लोज कर लेता है। वो कहती है कि मैं अपनी फर्स्ट किस ट्राई करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। और उसको किस करने लगती है, लेकिन वो उसको पीछे कर देता है और उसको ऐसे पानी में देखकर खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है। तभी वो कहती है लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों था, मुझे उस दिन क्लब से वापस क्यों ले आए। जिसके बाद वो उसको सेड्यूस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो तो हाथ ही नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि तुमने मुझे हमेशा लड़कों से दूर रखा और अब खुद से भी दूर कर रहे हो। बट वो उसे दूर करता रहता है कि जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा तो तुम जो चाहे कर सकती हो, लेकिन अभी जाओ। तो वो कहती है कि क्या मुझे प्यार करना अलाउड है। तो वो कहता है कि हाँ। जिसके बाद शी तो खुश होकर उसको हक कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए बाथटब में बैठकर यान को मैसेज करती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज दिखाता है और कहता है कि देखो बेचारी लड़कों के लिए तरस रही है। तो उसकी जीएफ कहती है कि तुम उसके काम आ जाओ। वो कहता है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम सिर्फ ये सोचो कि वो कितनी अमीर है, जो भी उसको बॉयफ्रेंड बनेगा वो उसको भी अमीर कर देगी। जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। इधर ब्रेकफास्ट टेबल पर गोंग शी को देखकर अपनी कल रात के सपने के बारे में सोचने लगता है जो वो उसके पास उसके बेड पर आ गई थी और वो ना चाहते हुए भी उसके साथ रोमांस करने लग गया था। जिसके बाद वो होश में आता है और अपने सामने बैठी शी को देखता है और कहता है कि तुम मोबाइल से ध्यान हटाकर ठीक से खाना खाओ। तो वो कहती है कि मैं ठीक से ही खा रही हूँ। तो वो गुस्से से उसकी आंख दिखाता है और कहता है कि मोबाइल मुझे दो। वो मोबाइल उसकी तरफ फेंकती है जिससे वो उसकी प्लेट में गिर जाता है और मोबाइल साइड पर रखता है। तभी शी कहती है कि मैंने खाना खा लिया। तो गोंग फिर से उसे घूरने लगता है जिससे वो प्लेट में बचा हुआ खाना मुंह में रख लेती है और अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती है। तभी वहाँ यान आता है जिसके हाथ में एक फ्लावर बुके होता है, यानी वो अपनी गर्लफ्रेंड की बातों में आ गया था और वो शी के पास आता है और उसको प्रपोज करता है। पहले तो शी मजाक समझती है, लेकिन फिर वो उसको गोद में उठा लेता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सब गोंग से तो देखा ही नहीं जा रहा होता है। तो वो दोनों साइड फेस कर लेता है। तभी यान शी को किस करने लगता है, लेकिन वो एकदम गोंग को देखने लग जाती है और कहती है कि चलो कहीं और चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और गोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो अपने फीलिंग्स अपने ही अंदर छुपा कर बैठा था और अब उससे कंट्रोल नहीं हो पाता। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शी आ जाती है और उसकी क्लोज आने लगती है और उसको किस करने वाली होती है कि वो उसको पीछे धक्का दे देता है
जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन गोंग उसकी तरफ देखता ही नहीं है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो शावर लेकर नीचे खड़ा होता है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगता है। इधर शी अपनी चोट पर दवाई लगा रही होती है और कहती है कि अजीब आदमी है कि बिना किसी वजह के ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पागल आदमी। नेक्स्ट डे जब वो ब्रेकफास्ट पर आती है तो देखती है कि टेबल पर दूध नहीं है और वो कहती है कि आज दूध नहीं है। तो मेड कहती है कि सर आज अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, यहाँ नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसे अचानक से कहाँ चला गया और वो भी इतनी लंबी ट्रिप पर। इधर यान अपने गर्लफ्रेंड की बातों में आकर शी को क्लब में लेकर आता है और उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है, लेकिन शी वहाँ से भाग जाती है। तब यान उसके पीछे जाता है और शी की खराब हालत होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोंग आ जाता है और वो यान को मारकर शी को वहाँ से उठाकर ले जाता है। शी की हालत खराब हो रही थी तो वो जबरदस्ती गोंग को किस करने लगती है, लेकिन गोंग उसको कार में बैठा देता है और घर ले जाकर शावर खोलकर उसके साथ ही भीगने लगता है। लेकिन तभी वो अपना सारा कंट्रोल खुद पर से खो देता है और उसको किस करने लगता है, बट तभी ठंडे पानी की वजह से उसको होश आ जाता है और वो गोंग को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो चुपचाप टॉवल उसको देकर वहाँ से चला जाता है। और तभी शी को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जब उसने गोंग को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने फिर भी खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोकर उठती है तो उसकी मेड उसको कहती है कि आपने अभी तक कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट कर ले। तो वो कहती है कि भूख नहीं है मुझे। जिसके बाद वो गोंग के बारे में पूछती है तो मेड बताती है कि वो सुबह ही ऑफिस चले गए थे। तो वो सोचती है कि क्या वो रात भर सोया नहीं। मेड उसको बताती है कि सर ने आपका एडमिशन पेरिस की यूनिवर्सिटी में करवा दिया है, तो आपको वहाँ रिपोर्ट करने जाना है। जो सुनकर शी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। वो अपना सामान लेकर घर के बाहर आती है तो असिस्टेंट उसका सामान कार में रखता है। तो उसको कहती है कि मुझे यहाँ से दूर क्यों भेजा जा रहा है। तो वो कहता है कि यान बहुत सीरियसली इंजर्ड है, सर को उस मामले से डील करनी है, इसलिए अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। और हाँ, सर ने आपके लिए एक मैसेज भी दिया है कि अपने फ्रेंड सोच समझ कर केयरफुली चूज किया करो। यान आपका बचपन का दोस्त था। जिसके बाद वो कार में बैठती है और बैकग्राउंड में फिर से उसकी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मुझे फिर से 4 सालों के लिए भेज दिया गया और इन 4 सालों में 4 बॉयफ्रेंड थे जिनके साथ मैंने रात गुजारी और वो चारों ही बहुत हैंडसम और हाई लेवल के थे। जिसके बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। मैं इन 4 सालों में ना ही घर वापस आई और ना ही वो कभी यूनिवर्सिटी आया, यहाँ तक कि वो मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी नहीं आया। मुझे पता था कि अब मैं चाइना वापस आ गई तो वो सारी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर देगा, इसलिए मैंने यूरोप में ही रहना ठीक समझा, लेकिन मुझे आना पड़ा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम गोंग को देखते हैं जो कि शी के वेट में खड़ा होता है। तभी एक कार आकर रुकती है और वो शी को देखता है जो सो रही थी, तो वो बाहर ही खड़े होकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी शी की आंखें खुलती हैं और वो बाहर निकलकर गोंग को हेलो तक नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों खाना खाते हैं और चुप होते हैं। तो बैकग्राउंड में फिर से शी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अब हम लोग ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पर हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे। जिसके बाद वो खाना खाने के बाद उठने लगती है तो गोंग उसको रोकता है और कहता है कि मैंने टाइम और जगह तुम्हें मैसेज कर दिया है, सो प्लीज डोंट बी लेट। और उसको एक पिक्चर देता है, लेकिन वो पिक्चर फाड़ देती है और कहती है कि मैं अभी सिर्फ 22 इयर्स की हूँ और तुम मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते हो। और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसकी बात इग्नोर करके वो कहता है कि लेट मत होना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और असिस्टेंट उसको समझाने लगता है कि सर ने उस लड़के को आपके लिए पसंद किया है, आप एक बार उससे मिल तो लें। वो कहती है कि मुझे पता है, वो सिर्फ मुझे यहाँ से जल्दी निकाल कर कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। तो वो कहता है कि नहीं, आप सर को गलत समझ रही हैं, वो ऐसे नहीं है। लेकिन शी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इधर गोंग ये के साथ बैठा होता है और ये वही लड़का था जिसने शी को अपनी कार से उतारा था। गोंग उसको कहता है कि एक बिजनेस वेडिंग हो गई है, जिस पर वो स्माइल करके सर हिलाता है। वो ऑफिस में आता है तो असिस्टेंट उसको बताता है कि मिस तो बचपन से ही गिफ्टेड है, लेकिन वो कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे रही है। जिसके बाद वो शी को देखता है और वहाँ से चला जाता है। शी उसके ऑफिस रूम में आती है तो उसको कहता है कि तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, आज तुम्हारी फर्स्ट ब्लाइंड डेट है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं जाना। तो वो कहता है कि जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। वो फिर भी नहीं मानती तो उसको गोद में उठाकर ले जाता है और दूर बैठकर उन दोनों को देखने लगता है। शी को कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो वो कहता है कि तुम भी मेरे टाइप की नहीं हो। शी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम मुझे आराम से रिजेक्ट कर सकते हो। वो कहता है कि नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी लाइफ में मेरे पास प्यार, केयर और इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं कोई ऐसा पर्सन चाहता हूँ जो मेरे साथ साथ ना घूमे, मुझसे टाइम ना मांगे और तुम उसके लिए बेस्ट हो।
हम शादी कर लेंगे, ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा और ना तुम। जो सुनकर शी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। दूर बैठकर गोंग ये सब देख रहा होता है और शी को खुश देखकर वो भी अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए उसको खोने वाला था। जिसके बाद शी रात को उसका वेट कर रही होती है और सोचती है कि इतनी रात हो गई है, वो अब तक घर वापस क्यों नहीं आया। तभी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक होकर अंदर आता है और उसको देखकर कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। वो उसको छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाता है तो वो उसको उठाने लगती है और उसके बहुत क्लोज आ जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लग जाता है और उसको पकड़कर कहता है कि क्या तुम उसको पसंद करती हो। वो कहती है कि किसको। तो वो कहता है कि तुम उसके साथ इतनी खुश थी, मैंने देखा है। वो समझती है कि ये नशे में कुछ भी बोल रहा है, तो वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती है तो बिजली चमकने की वजह से उसको डर लग रहा होता है और वो सो नहीं पाती, तो वो डर की वजह से गोंग के रूम में चली जाती है और उसको हक कर लेती है। गोंग समझता है कि ये शायद कोई सपना है। वो उसको किस करने लग जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। थोड़ी देर में गोंग सो जाता है तो चुपके से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पर उसको देखकर भागने लगती है, तभी वो उसको आवाज देता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। शी सोचती है कि इतनी कैजुअल टोन है, मुझे लगता है कि रात में जो हुआ इसको कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने लग जाती है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। तो उसको कहता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दूध पीने लगती है। तो गोंग उसके पास आता है और उसका फेस साफ करता है और कहता है कि आराम से ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हारा ऑफिस जाने के लिए वेट कर रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मेड कहती है कि आज सर का मूड बहुत अच्छा लग रहा है, शायद रात में उन्हें बहुत ही अच्छा सपना आया है। जिस पर शी खांसने लग जाती है। वो लोग ऑफिस आते हैं और मीटिंग के बीच में भी शी को रात वाला सीन याद आ रहा होता है, तो वो सिर्फ गोंग को ही देखी जा रही थी, जिसको गोंग भी नोट कर रहा था। शी सोचती है कि मैं इतनी पैनिक क्यों हो रही हूँ, ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है, सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन वो शी को रोकता है और कहता है कि तुमसे मुझे बात करनी है। बट वो ही के बारे में उससे बात करने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में उसको पसंद करती हो। वो कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको पसंद करती हूँ या नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो अच्छा है, उसके साथ मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो वो कहता है कि पहले 5 बॉयफ्रेंड से तुम्हारा टाइम पास नहीं हुआ, जो एक और सिर्फ टाइम पास के लिए रखना चाहती हो। वो कहती है कि ये मेरी लाइफ है, मैं जो भी करूँ। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार है। तो वो कल रात के बारे में सोचने लग जाती है और फिर उसको कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, और उसके क्लोज आने लगती है और उसको किस करने ही वाली होती है। तो वो उसको पीछे करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो खुद ही बात करने लगती है और कहती है कि ये क्या कर रही हूँ मैं, मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट डे वो ई को घर पर बुलाती है और शावर लेकर आती है और कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ ही रहोगे, हम एंजॉय करेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है और अपनी शर्ट उतार कर शावर लेने चला जाता है। इधर शी भी अपनी आंखों पर नेट की पट्टी बांधकर रेडी हो जाती है। तभी गोंग घर आता है और वो शर्ट देखकर शी के रूम में आता है, जहाँ शी उसको ये समझकर हक कर लेती है और किस करने लगती है। तो वो उसको खुद से दूर करता है, जिस पर वो पट्टी हटाकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ये अंदर आता है तो वो गोंग को छुपा देती है और ये आते ही मूड में होता है और उसको गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और रोमांस शुरू कर देता है। ये सब कुछ वो भी देख रहा होता है। तभी शी बहाना बनाती है कि मैं आज बहुत थक गई हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो गोंग बाहर आता है कि मैंने कभी भी तुम्हें ये अलाउ नहीं किया कि तुम कोई लड़के को घर लेकर आओ। तो वो कहती है कि ये लड़का बहुत शरीफ है जो आपने ढूंढा है मेरे लिए। वो कहता है कि चाहे जो भी हो फिर भी तुम्हें अलाउड नहीं है कि तुम ऐसे ये सब करती फिरो। जिसके बाद वो उसके पैरों में बैठ जाता है और उसको जूते पहनाते हुए कहता है कि मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगा, तुम्हारी फ्रीडम भी। तो वो कहती है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो बाथटब में बैठी सोच रही होती है कि जो उसने ये के साथ किया उसकी वजह से वो जरूर उससे अब तक नाराज है, क्योंकि उसने अभी तक उसके कोई भी मैसेज का आंसर नहीं दिया था। जिसके बाद वो उसको कॉल करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता, तो वो फोन रख देती है। जिसके बाद उसको कॉल आती है जिसमें वो एक लेडी को कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई। वो कहती है कि हाँ मैंने रिपोर्ट देखी थी। वो लेडी कहती है कि नहीं, उनकी डेथ एक एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, मैं जानती हूँ कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, लेकिन वो कहती है कि मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कॉल बंद कर देती है। इधर गोंग भी ड्रिंक कर रहा होता है और उसको भी सारे पल याद आ रहे होते हैं जब उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। नेक्स्ट डे शी उसको इग्नोर कर रही होती है और ऑफिस में भी उसके सामने नहीं जाती। नेक्स्ट सीन में ये गोंग से मिलने आता है और उसको कहता है कि शी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो गोंग कहता है
कि जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है। वो डर जाता है और कहता है कि सॉरी सर। गोंग गुस्से से उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है और जब वो जाने लगता है तो शी वहाँ आ जाती है और उसको अपनी कार की कीज देकर कहती है कि मुझे ऑफिस ट्रिप पर जाना है। वो कहता है कि लेकिन लास्ट नाइट जो हुआ, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। वो कहती है कि हाँ चलो। उसके साथ वहाँ से चली जाती है। उसके फोन पर एक पिक्चर आती है जिसमें वो ही को किस कर रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कप नीचे फेंक देता है। वो ऑफिस में जाता है और उसको एक रूम में खींच लेता है और उसके करीब आने लगता है और कहता है कि मैंने वो फोटो देखी है। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है कि मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसको पसंद करती हो। वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है कि फिर ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा इंसान ढूंढ लूंगा। तो वो कहती है कि कोई फायदा नहीं है, मुझे किसी से भी प्यार नहीं होगा। तो वो चुप हो जाता है। शी कहती है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हो कि मुझे किसी से प्यार है क्या, तुम इसका जवाब जानते हो। और उसे रोते हुए किस करने लगती है और गोंग भी सब कुछ भूल के उसको किस करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसको सब याद आता है तो वो खुद को उससे दूर करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद हम गोंग को देखते हैं जो बीच पर जॉगिंग कर रहा होता है और उसके माइंड में सिर्फ वही प्रॉमिस चल रहा होता है जो उसने शी की मॉम से किया था। जिसके बाद वो घर आता है तो मेड उससे मिडनाइट स्नैक के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ विस्की चाहिए। जिसके बाद वो उसको विस्की लेकर देती है और बताती है कि मैडम ने कहा है कि वो आज घर नहीं आएंगी। जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। इधर शी के घर पर होती है और उसको साथ रोमांस कर रही होती है, लेकिन उसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता। वो यहाँ सिर्फ गोंग को जलाने के लिए आई थी। तो ये उसको कहता है कि जब तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। जिसके बाद वो घर आ जाती है जहाँ पर गोंग बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसको कहता है कि तुम्हारी मॉम को मैंने मार दिया और वो दिन वो गोली मुझे लगने वाली थी, मेरी जान उन्होंने बचाई थी, मेरी जगह उनको गोली लग गई और वो मर गई। तो वो कहती है कि ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो कहता है कि ये बताने के लिए तुम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। और वो कहती है कि सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है कि नहीं, कमिटमेंट भी। जो सुनकर वो रोते हुए उसको कहती है कि मुझे ई से शादी करनी है। तो वो भी रोता रहता है और कहता है कि सोच लो एक बार। तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शी को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं। वो ई के पास होती है। तभी उसको कहता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो वो कहती है कि तुम ही तो चाहते थे जो इमोशनलेस हो। वो कहता है कि लेकिन फीलिंग्स के बगैर क्या ये शादी चल पाएगी। वो कहती है कि हाँ चल जाएगी और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है। वो रोड पर चल रही थी, तभी कोई आकर उसको नाइफ दिखाता है और तभी गोंग आ जाता है और उसको बचा लेता है, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बाथटब में बैठी होती है। तभी उसकी मेड उसके पास आती है और उसको बताती है कि सर को बहुत ज्यादा चोट लगी है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है और कोमा में चले गए हैं। लेकिन वो फिर भी उसको हॉस्पिटल देखने नहीं जाती, बल्कि अपने वेडिंग ड्रेस देखने लग जाती है और ड्रेस पहनकर ब्राइड की तरह रेडी हो जाती है। यानी वो उसके बगैर शादी करने जा रही थी, क्योंकि उसका दिल सिर्फ उससे ही प्यार करता है। लेकिन अभी तक वेन्यू पर ही नहीं आया होता, जो देखकर शी की कजिन और आंट उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती है कि शायद वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तभी एक कार वहाँ पर रुकती है और उसमें से असिस्टेंट बाहर आता है और शी को कहता है कि आप कार में बैठ जाएं। शी कार में बैठ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर जियाओ है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ होना चाहिए था। और ये सुनकर शी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके सामने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो तुम याद ही नहीं रहे। वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पाते। तो शी कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे पढ़ाया और तुमने वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती। तो तुमने अपना वादा निभा लिया है। वो कहता है कि मैंने कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं, अब तुम आजाद हो, अब मैं किसी भी बात के लिए तुम पर रोक टोक नहीं लगाऊंगा। और ये सब बातें सुनकर वो रो रही होती है और फिर अपने आंसू साफ करके कहती है कि तुम भी अब आजाद हो, कांग्रेचुलेशन। जिसके बाद वो दोनों ही चुप हो जाते हैं। शी कार से उतरने लगती है तो वो कहता है कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रही हो ना कि तुम्हें मुझसे छुटकारा हासिल हो सके। वो कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, हमारे बिजनेस के लिए शादी बहुत अच्छी है। तो वो कहता है कि तुम काफी समझदार हो गई हो। और उसके बाद वो कार से उतर जाती है। वो बहुत दुखी होता है और उन दोनों को जाते हुए देखने लगता है। जिसके बाद ही उसका हाथ पकड़कर उसको बीच पर ले जाता है और वहाँ पर एकदम स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी हम फ्लैशबैक में शी की बर्थडे का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो कैंडल ब्लो करने से पहले विश करती है और गोंग को बताती है कि मैंने विश की जब मैं अपने सोलमेट से मिलूं तब स्नोफॉल हो जाए। जो सुनकर वो स्माइल करता है और उसको बर्थडे विश करता है। जिसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बीच पर चल रही होती है
और मन में कहती है कि वो मेरी जिंदगी से गायब हो गया। फिर मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन वो दोबारा कभी मुझसे मिलने नहीं आया। जिसके बाद वो बाटब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और सोचती है कि अब तो ये विस्की भी मुझ पर असर नहीं करती। जिसके बाद वो गॉन्ग के बेड पर जाकर लेट जाती है और कहती है कि आज भी यहाँ मुझे तुम्हारी सांसों की आवाज आती है। उसकी रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। जिसके बाद हम उन दोनों के साथ निभाए हुए मोमेंट देखते हैं जब वो झूला झूल रही होती है और वो उसको गोद में उठाता है। ये सब कुछ याद करके वो रोने लग जाती है क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस जाती है और बिल्कुल गॉन्ग के स्टाइल में वो सब कुछ काम कर रही होती है और कहती है कि मैंने खुद को बिल्कुल तुम्हारी तरह बना लिया है। जिसके बाद वो बाहर आती है तो उसको एक कॉल आती है। वो इसको बताता है कि आपके हस्बैंड को हमने गायनों के डिपार्टमेंट में किसी गर्ल के साथ देखा है। तो वो कहती है कि मुझे पता है और फोन बंद कर देती है। जिसके बाद ये उसको कॉल करता है तो वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई फालतू बात नहीं करनी, मुझे तुमसे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। और कॉल कट कर देती है तो वो उसको हक कर लेता है और मनाने की कोशिश करता है। तो वो उसको खुद से दूर करती है और उसके सामने डाइवोर्स पेपर रख देती है। लेकिन वो पेपर्स को फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारी वजह से ही तुम्हें धोखा दिया है और तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, तुमने हमेशा मुझे यूज ही किया है। अगर तुम मुझसे थोड़ा प्यार करती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जिसके बाद वो रोते हुए गॉन्ग को कॉल करती है और कहती है कि मैंने उसको मार दिया है। थोड़ी देर बाद गॉन्ग का असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है कि आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि गॉन्ग नहीं आया। वो कहता है कि वो बिजी है, नहीं आ सकते। सीन यहाँ पर कट होता है और उसको पीछ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मन में कहती है कि उसने मुझे इस केस से बचा लिया, लेकिन मेरी इमेज बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। जिसके बाद वो उसी जगह पर बैठकर अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने लगती है और खुद भी गाने लग जाती है, जिससे उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तभी उसको थोड़ी दूर पर गॉन्ग दिखाई देता है, जिसको देखकर वो रोते हुए उसकी तरफ भागती है और उसके गले लग जाती है। जिया उसको रोने देता है, तभी उसका दिल हल्का हो जाता है। तो वो उसको कहता है कि मैंने कहा था ना, सोच लो। वो कहती है कि उसने मुझे चीट किया और उसने मुझे हर्ट भी किया। तो वो कहता है कि शादी और प्यार का मतलब ये नहीं होता, मेरे हिसाब से तो प्यार वो है। जिसके बाद उसको फ्लैशबैक में वो सीन याद आता है जब वो शी को सोते हुए देख रहा था। तो वो उससे पूछती है कि क्या है, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं देता और उसके ईयरफोन अपने कान में लगा लेता है। तो वो उससे लेकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और वो ऑलमोस्ट उसको किस करने वाली होती है। तभी वो उसको रोकता है। तभी शी की नजर उसके हाथ पर जाती है, जहाँ पर उसने एक रिंग पहनी होती है। तो वो कहती है कि तुमने शादी कर ली, इस पर वो कोई जवाब नहीं देता। सीन यहाँ पर कट होता है। वो झूले पर बैठी होती है और रो रही होती है, लेकिन गॉन्ग आकर उसको मना करता है और कहता है कि ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। जिसके बाद वो नीचे बैठकर उसको शू पहनाता है। तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो बात को घुमा रहा होता है। जिसके बाद वो उसको अपनी तरफ खींचकर कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, और उसको किस करने लगती है, लेकिन वो उसको दूर करता है। हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे वो बैठी हुई गॉन्ग को ही देख रही होती है। तब एक लड़की उसके पास आती है और उसको कहती है कि मैंने ये के बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया है। तो वो कहती है तो फिर अच्छा तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। वो कहती है कि हाँ, लेकिन शी उसको पीछे फेंक देती है और गॉन्ग के दिए हुए रुमाल से अपना हाथ साफ करती है। जिसके बाद वो ऑफिस जाती है और बहुत दिल लगाकर काम करती है। सीन यहाँ पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बैकग्राउंड में उसकी आवाज आती है जो कहती है कि फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर चला गया, पता नहीं कहाँ। तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और उसको गॉन्ग की चैन देता है, जिसको लेकर वो रोने लग जाती है और मन में कहती है कि तुम तो मेरी जिंदगी थे, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूँगी। सीन यहाँ पर चेंज होता है और बीच पर बैठी अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रही होती है। तभी उसको अपने सामने से गॉन्ग आते हुए दिखाई देता है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो उसकी तरफ ध्यान से देखती है तो वो स्माइल करने लगता है और उसको अपनी तरफ बुलाता है। तो वो आकर उसको हग कर लेती है। दोनों किस करने लग जाते हैं। तो वो उसको गोद में उठा लेता है और किस करने लगता है। जिसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और झूले पे बैठ जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को हग और किस कर ही जा रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने इस टाइम का बहुत वेट किया था। जिसके साथ ही हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले ड्रामे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा से।